हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्रेज ऑन मंत्रा। मैं हूँ श्रुति मिश्रा और आज हम पढ़ने वाले हैं आपके रेनबो इंग्लिश बुक से 5th चैप्टर, प्रोज पार्ट का 5th चैप्टर, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड ये लिखा गया है बर्ट्रैंड रसल के द्वारा। अब ये कौन थे, पहले उनके बारे में जान लेते हैं। बर्ट्रैंड आर्थर विलियम रसल, 1872 में इनका जन्म हुआ था, 1970 में इनकी मृत्यु हुई। तो एक ब्रिटिश फिलोसोफर थे, हिस्टोरियन थे, मैथमेटिशियन थे, एडवोकेट थे सोशल रिफॉर्म्स के, प्रोमिनेंट रैशनलिस्ट थे 20th सेंचुरी के, और एक प्रोलिफिक राइटर थे। तो एक लेखक होने के साथ साथ और कई फील्ड्स में, हिस्ट्री, फिलोसफी, मैथमेटिक्स, सोशल रिफॉर्म्स, ये सब तरह के फील्ड में बर्ट्रैंड रसल जो हैं वो एक्टिव थे। He was also a commentator on a large variety of topics. अलग अलग तरह के टॉपिक्स पर अपने बात को रखना, अपने विचारों का रखना उनका शौक था। His comments on sex, marriage, politics, religion, science, psychology, philosophy, socialism, education, Christ, Marx, बुद्धा, हर तरह, जितना तरह के टॉपिक्स को आप सोच सकें उतने तरह के टॉपिक्स पे आपको इनके विचार मिल जाएंगे। 1950 में रसल को नोबेल प्राइज दिया गया था लिटरेचर में, और as one of the world's best known intellectuals, Russell's voice carried great moral authority. He was original and provocative in his attitude and clear and forceful in his style. तो इनका स्टाइल क्या था? क्लियरली बोलते थे, जिस बात को भी, अपने भावनाओं को जिस तरह से भी रखते थे वो क्लियरली साफ शब्दों में बोलते थे और फोर्स के साथ बोलते थे। इतने कॉन्फिडेंस और जोर के साथ बोलते थे कि सामने वाले को उनकी बात में कोई शक आशंका की गुंजाइश ना रहे। His writings emphasize reason, intelligence, human happiness, peace and liberty. अब ये सारे जो आइडियाज हैं, लॉजिक, रीजनिंग, ह्यूमन का इंटेलिजेंस, ह्यूमन की खुशी, पीस और फ्रीडम, लिबर्टी मतलब फ्रीडम, इन सारे थीम्स को लेकर, इन सारे आइडियाज को लेकर वो उनकी लेखनी आपको जितनी मिलेगी वो इन सारे ही आइडियाज पे, या ये कहें कि इन सारे प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है। His works include History of Western Philosophy, Human Knowledge, Its Scope and Limits, Authority and the Individual, Has Man a Fact and Fiction, My Philosophical Development, Conquest of Happiness, Marriage and Morals, Roads to Freedom, In Praise of Idleness, Why I Am Not a Christian. तो आप यहाँ पर इनके जितने सारे कामों का, जितने सारे इनके वर्क्स का उल्लेख किया गया, आप सब में देख सकते हैं। फिलोसफी के बारे में है, ह्यूमन नॉलेज के बारे में है, फ्रीडम के बारे में है, ह्यूमन की हैप्पीनेस के बारे में, मोरालिटी के बारे में है, रिलीजन के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में है। ठीक है, अब हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं इसका नाम है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। ऐसे आइडियाज, ऐसी सोच जिन्होंने मैनकाइंड मतलब पूरे ह्यूमन जाति का, मानव जाति का भलाई किया हो या उनके उत्थान में मदद की हो। Before we can discuss this subject, we must form some conception as to the kind of effect that we consider a help to mankind. अब जो लेखक हैं वो कह रहे हैं कि इस सब्जेक्ट को डिस्कस करने से पहले हम लोग एक कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश करते हैं कि ऐसी कौन सी बातें हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम ह्यूमैनिटी के लिए या ह्यूमन बींग्स के लिए हेल्पफुल मानते हैं। आर मैनकाइंड हेल्प व्हेन दे बिकम मोर न्यूमरस? क्या ह्यूमन जाति का, मानव जाति का हेल्प तब होता है जब हमारा पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाता है। जैसे अगर हम जानवरों की बात करें तो आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो धरती पर एक समय पे हुआ करते थे, लेकिन ज़्यादा उनको हंट करने की वजह से वो अब नहीं बचे हैं, मर चुके हैं। ठीक है, अभी भी टाइगर्स, लायंस, इन सब तरह के जानवरों के लिए सेव टाइगर प्रोजेक्ट ये सब चल रहा है ताकि वो धरती से विलुप्त ना हो जाए। चीता, इंडिया में एक समय में बहुत चीता पाया जाता था, लेकिन अब नहीं है। अफ्रीका से चीता को वापस लाना पड़ा इंडिया में। क्यों? क्योंकि ज़्यादा हंट करने की वजह से, ज़्यादा शिकार की वजह से इंडिया के सारे जितने भी चीते, जितने चीता थे वो सब खत्म हो गए। ठीक है, तो क्या ह्यूमैनिटी का तब हेल्प होगा जब हम अपने पॉपुलेशन को मेंटेन कर सके ताकि हम इस धरती पे से विलुप्त ना हो जाए। और व्हेन दे बिकम लेस लाइक एनिमल्स,
क्या ह्यूमैनिटी का तब हेल्प होगा जब हम अपनी प्रवृत्ति को जानवरों की तरह ना रखें, ठीक है? क्योंकि अगर हम बायोलॉजिकली देखें तो ह्यूमन बीइंग क्या है, जानवरों की श्रेणी में हम सबसे ऊपर आते हैं। तो जब ह्यूमन बीइंग अपने व्यवहार को जानवरों से अलग करता है और जितना अलग करता है, क्या उस तरह के आइडियाज ह्यूमन बीइंग के या ह्यूमैनिटी के लिए हेल्पफुल है? और व्हेन दे बिकम हैप्पियर, या वैसे आइडियाज हमारे लिए हेल्पफुल हैं जो हमें ज्यादा खुशी पहुंचाएं? और व्हेन दे लर्न टू एंजॉय अ ग्रेटर डाइवर्सिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस, और व्हेन दे कम टू नो मोर, या ऐसे आइडियाज जो हमें नए नए अलग अलग तरह के एक्सपीरियंसेस देते हैं, डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग तरह का, या फिर ऐसे आइडियाज जो हमें और ज्यादा नॉलेज प्रदान करते हैं, और व्हेन दे बिकम मोर फ्रेंडली टू वन अनदर, या फिर ऐसे आइडियाज जो एक ह्यूमन बीइंग को दूसरे ह्यूमन बीइंग के और करीब लाता है, हमारे बीच के दुश्मनी को खत्म करता है, या हमारे बीच के भेदभाव डिफरेंसेस को खत्म करता है. आई थिंक ऑल दीज थिंग्स कम इन टू आवर कॉन्सेप्शन ऑफ वॉट हेल्प्स मैनकाइंड, एंड आई विल से अ प्रिलिमिनरी वर्ड अबाउट देम. मेरे हिसाब से, मतलब लेखक के हिसाब से, ये जितने सारे क्वेश्चंस लेखक ने पूछे हैं ये सब मिलाकर वैसे आइडियाज हैं जो मैनकाइंड या ह्यूमैनिटी का, पूरे के पूरे मानव जाति का हेल्प करते हैं. और यही आई विल से अ प्रिलिमिनरी वर्ड अबाउट देम. मैं उनके बारे में कुछ प्रिलिमिनरी मतलब इंट्रोडक्शन, शुरुआती ऐसा कुछ वर्ड्स कहना चाहता हूँ. द मोस्ट इंडेब्यूटेबल रिस्पेक्ट इन विच आइडियाज हैव हेल्प मैनकाइंड इज नंबर्स. There must have been a time when Homo sapiens was a very rare species, subsisting precariously in jungle and caves, terrified of wild beasts. तो उनका कहना है कि अनडाउटेडली, इसमें कोई शक नहीं है कि ह्यूमन बीइंग्स के लिए, मानव के लिए सबसे पहला हेल्प क्या रहा होगा कि हमने अपने प्रजाति की संख्या को बढ़ाया. अब हम किस प्रजाति से बिलोंग करते हैं? बायोलॉजिकली जो ह्यूमन स्पीशीज का नाम है उसको हम होमो सेपियंस कहते हैं. अब ऐसा नहीं है कि अर्थ पे ह्यूमन बीइंग्स की सिर्फ एक प्रजाति थी जिसको होमो सेपियंस के नाम से जाना जाता है. ये ही वो प्रजाति है ह्यूमन बीइंग्स की या मानव की जो अब अर्थ पे बची हुई है. बाकी जितनी भी प्रजाति थी, होमो इरेक्टस और ऐसे बहुत सारे नाम हैं, ठीक है, जिनका लेवल ऑफ इवोल्यूशन, लेवल ऑफ डेवलपमेंट अलग अलग था, लेकिन जो मोस्ट डेवलप्ड, मोस्ट इवॉल्व जो मानव की प्रजाति थी वो होमो सेपियंस है, जो कि मॉडर्न ह्यूमन है, जिसको हम आज पृथ्वी पर देख रहे हैं, जो हम सभी हैं. तो लेखक का कहना है कि जरूर एक टाइम होगा जब जो होमो सेपियंस हैं, जो हम लोग हैं, हमारे पूर्वज जब इस धरती पर आए होंगे, पैदा हुए होंगे, तो उनका संख्या इतना कम होगा कि वो रेयर स्पीसीज हो. रेयर स्पीशीज मतलब जिनको कहीं कहीं, बहुत कहीं कहीं पर पाया जाता है. अब जैसे कि आप पांडा के बारे में अगर जानते होंगे, तो पांडा एक बियर का ऐसा स्पीशीज है, भालू का एक ऐसा स्पीशीज है जो सिर्फ चाइना के कुछ एरिया में पाया जाता है और धरती पर कहीं पाया नहीं जाता, ठीक है, और उसका पॉपुलेशन भी बहुत कम है, संख्या भी उनकी बहुत कम है. तो इसी तरह से होमोसेपियंस जो है, क्या वो एक टाइम पर इतने रेयर स्पीशीज होंगे, उनकी संख्या इतनी कम होगी और वो छुप कर कहीं जंगल में किसी गुफा के अंदर डरे हुए जंगली जानवरों से कहीं पर छुप के रहते होंगे, हैविंग डिफिकल्टी इन सिक्योरिंग नरिशमेंट, और ठीक तरीके से पेट भर के खाना भी मिलना उनके लिए मुश्किल होगा. ऐसा क्यों कह रहे हैं लेखक? ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब ह्यूमन बीइंग जंगल में थे, ठीक है, तो हम सारे जानवरों की श्रेणी में सबसे ऊपर तो आते हैं, लेकिन हमारा ताकत हमारे बाहुबल नहीं है. आप बाकी जानवरों को देखें, वो ज़्यादा मजबूत होते हैं. एक इंसान किसी जानवर के सामने बाहुबल में नहीं टिक सकता, लेकिन हमारे पास क्या है जो बाकी जानवरों के पास नहीं है? हमारे पास दिमाग है, हमारे पास इमोशनल इंटेलिजेंस है, जो कि बाकी जानवरों के पास नहीं होता है, जिसकी वजह से ह्यूमन बीइंग एक ऐसा स्पीशीज है जिसने पूरे धरती पे वर्चस्व कायम किया है और बाकी सारे तरह के जानवरों को, प्लांट्स को अपने काबू में किया है, ठीक है. तो ज़रूर एक ऐसा टाइम रहा होगा जब ह्यूमन बीइंग्स इतने ताकतवर नहीं थे और धरती के सबसे ताकतवर स्पीशीज नहीं थे. उनको डर कर, छुप कर, कहीं पर जंगल में किसी गुफा के अंदर छुप कर रहना पड़ता होगा और उन्हें पेट भर के खाना भी मुश्किल से मिल पाता होगा. At this period, the biological advantage of his greater intelligence
which was cumulative because it could be handed on from generation to generation, had scarcely begun to overweigh the disadvantages of his long infancy, his lessened agility as compared with monkeys, and his lack of hirsute protection against cold. अब ये कह रहे हैं इस टाइम पर जब ह्यूमन बींग्स जंगल में थे और उनका पॉपुलेशन बहुत ही कम था, तो उस टाइम पर उनका क्या एडवांटेज था बाकी सारे जानवरों के ऊपर? उनके पास ऐसा क्या था? उनके बाकी सारे जानवरों से ज़्यादा ह्यूमन बींग्स के पास, ये जो होमो सेपियंस स्पीशीज थी, उनके पास था दिमाग। ठीक है, ऐसा दिमाग जिससे वो बहुत कुछ सीख सकते थे, समझ सकते थे और अपने सीखे हुए समझे हुए चीज़ों को अपने एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में आगे ट्रांसफर कर सकते थे। ठीक है, आप जो कुछ भी सीखते हो कैसे सीखते हो? अपने पेरेंट्स से, अपने एल्डर जनरेशन से सीखते हो, स्कूल्स में जाकर सीखते हो। ठीक है, तो ह्यूमन बींग्स के पास ये तरीका है कि उन्होंने अपने लाइफ में जो सीखा उसको वो अपने नेक्स्ट जनरेशन को, अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, जो कि कोई भी जानवर नहीं कर सकता। had scarcely begun to overweigh the disadvantages of his long infancy. और ये जो एडवांटेज था ह्यूमन बींग के पास, दिमाग का एडवांटेज, उसने ओवरवे किया किस चीज को? उनका जो डिसएडवांटेजेस था उसको। अब ह्यूमन बींग्स की क्या डिसएडवांटेजेस थे? ह्यूमन बींग का डिसएडवांटेज था उसका लॉन्ग इन्फेंसी। लॉन्ग इन्फेंसी का मतलब, आप अगर ह्यूमन बींग के एक बच्चे को देखिए जो पैदा होता है, तो उसको कम से कम 2-3 साल तक माँ की जरूरत होती है। ठीक है, उसके पहले या और भी बहुत सालों तक, कम से कम 15 साल तक, 14 साल तक उसे प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। वो खुद खतरों से नहीं लड़ सकता, वो खुद के लिए खाना खोजकर अपना पेट नहीं भर सकता, जो कि जानवरों के बच्चे आसानी से 1-2 महीने के होते ही कर सकते हैं। तो ह्यूमन बीइंग का जो चाइल्डहुड होता है, जिसको इन्फेंसी कहा गया है यहाँ पर, वो काफी लंबा होता है। His lessened agility as compared with monkeys. अब ह्यूमन बींग्स कहाँ से इवॉल्व हुए हैं? मंकीज से इंसान बने हैं। तो मंकीज के अंदर जितना फुर्ती होता है, एजिलिटी का मतलब फुर्ती, तो जितना फुर्ती मंकीज के पास होता है, जिस तरह से वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक उछल कर जा सकते हैं, वो ह्यूमन बींग्स नहीं कर सकते। एंड हिज लैक ऑफ हर्स्यूट प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोल्ड। अब हमारे पास ऐसा कोई फर का स्किन भी नहीं है, स्किन के ऊपर कोई फर नहीं है जैसा जानवरों में होता है, जो उनको ठंड से बचाव देता है। तो ये सब हमारे डिसएडवांटेजेस हैं। जो एडवांटेजेस जानवरों के पास हैं, वो सारे डिसएडवांटेजेस ह्यूमन बीइंग के पास हैं। लेकिन हमारे पास एक सिर्फ सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? दिमाग। दिमाग लगाकर ही ह्यूमन बीइंग ने अपने लाइफ को इतना कंफर्टेबल बना लिया है। ठीक है, ह्यूमन बीइंग भी आप एक टाइम पर देखो तो जैसा बंदर का जीवन होता है उससे कुछ अलग नहीं था, लेकिन उस बंदर के जीवन से भी कमजोर होते हुए ह्यूमन बीइंग ने आज अपने आप को पूरी पृथ्वी पर इस तरह से स्थापित कर लिया है कि हमारे अस्तित्व को हम खुद छोड़कर और कोई नहीं मिटा सकता। इन दोज डेज द नंबर ऑफ मेन मस्ट सर्टेनली हैव बीन वेरी स्मॉल। तो उन दिनों में ऑब्वियसली ह्यूमन बीइंग जो थे, या होमो सेपियन जो स्पीशीज था, उनका पॉपुलेशन बहुत ही कम था। द मेन यूज टू विच throughout the ages men have put their technical skill has been to increase the total population. तो जरूर उस समय के ह्यूमन बीइंग्स का, उस समय के होमो सेपियंस का ये गोल होगा, उनका ये उद्देश्य होगा और उनकी ये चाहत होगी कि हम अपने पॉपुलेशन को किस तरह से बढ़ाएं, हम अपने संख्या को किस तरह से बढ़ाएं, ताकि एक झुंड में रहकर हम प्रोटेक्टेड और सेफ फील करें। I do not mean that this was the intention, but that it was in fact the effect. If something is to rejoice in, then we have occasion to rejoice. मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि सिर्फ एकमात्र यही उनका इंटेंशन या उद्देश्य था, लेकिन इफेक्ट यही था। जो लोग भी वो अपने लाइफ में करना चाह रहे थे, उसका यही इफेक्ट था कि हम अपने संख्या को बढ़ाएं, संख्या को बढ़ाकर साथ में मिलकर काम करेंगे। तो जिस काम को अगर एक शिकार करना है, ठीक है, अगर एक इंसान किसी एक जानवर का शिकार कर सकता है तो वो कभी नहीं टिकेगा, वो जानवर उस इंसान को मार देगा। लेकिन वो इंसान, अगर इंसान मतलब यहाँ हम एक ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं जो अभी तक जंगल में है, अब वो होमो सेपियन स्पीशीज, वो टूल्स बनाना सीख जाता है, उसने एक भाला बना लिया, अब फिर वो एक भाला बनाकर भी एक जंगली जानवर को मारने जाएगा तो बहुत ज्यादा चांस है कि वो जंगली जानवर उस इंसान को मार दे। लेकिन वही भाला लेकर 10 लोग साथ में मिलकर अगर उस जंगली जानवर को मारेंगे तो वो सक्सेसफुल होंगे और जंगली जानवर को मारने में कामयाब होंगे। ठीक है, तो इसलिए जिस तरह से प्रोटेक्शन ह्यूमन बीइंग्स चाहते थे जो जंगल में रहते थे, वो होमो सेपियंस ने जो चाहा था, उसका इफेक्ट यही हुआ कि हमारी संख्या
इस पृथ्वी पर बढ़ने लगी। वी हैव ऑल्सो बिकम इन सर्टन रिस्पेक्ट्स प्रोग्रेसिवली लेस लाइक एनिमल्स, और धीरे धीरे हमने अपने आप में वैसे सारे डेवलपमेंट्स किए जो हमको जानवरों से या जानवर जैसी जिंदगी से दूर करने लगे। ठीक है, अब एक इंसान और जानवर में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है? हम अपने लाइफ को जंगल के रूल्स के हिसाब से नहीं जीते। ह्यूमन सोसाइटी का कुछ मतलब है, किस तरह से आप दूसरों का हेल्प करते हैं, किस सिचुएशन में आपको कैसे बिहेव करना है, उस सब चीज़ों का एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस बन गया है जिससे हर सोसाइटी चलती है। ठीक है, आपके स्कूल जाने का एक उम्र होता है, स्कूल में सीखने का एक तरीका होता है, टीचर जो सिखा रहा है उसके बिहेव करने का एक तरीका है, पेरेंट्स होने के बाद एक बनने के बाद एक अलग तरीका है। तो हर पूरे सोसाइटी में हर एक इंसान का वो क्या रोल निभा रहा है उसके हिसाब से वो कैसा बिहेव करेगा और उससे किस बिहेवियर की उम्मीद है, ये सारी चीज़ें तय की जाती हैं, जो हमें एक एनिमल की जिंदगी से दूर करती है या एनिमल के बिहेवियर से हमें दूर करती है और ज़्यादा सिविलाइज्ड बनाती है। I can think in particular of two respects. First, that acquired as opposed to congenital skills play a continually increasing part in human life. And secondly, that assuming more and more dominance impulse. In these respects, we have certainly become progressively less like animals. अब किस तरह से हम एनिमल्स की तरह नहीं हैं या उनसे दूर जाने लगे हैं? तो जैसे एनिमल्स का कंजेनिटल स्किल्स होता है, मतलब प्रकृति ने उनको जैसा बनाया है वो सिर्फ उतना ही कर सकते हैं। ठीक है, अपने बच्चों को भी सिर्फ उतना ही सिखा सकते हैं, लेकिन ये ह्यूमन लाइफ का पार्ट नहीं है। हम प्रकृति ने हमारे ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं लगाया है, एक दिमाग देकर छोड़ दिया और उस दिमाग से आप अनंत चीजों को पॉसिबल बना सकते हैं। सेकंड क्या है? अज्यूमिंग मोर एंड मोर डोमिनेंस इम्पल्स। अब आपके दिमाग में क्या आ रहा है, जैसे कि लालच। ठीक है, दूसरे के पास कोई चीज है तो उसके चीज को छीनकर भाग जाना, इस तरह का जो नेचर है जो प्रकृति ने आपको दिया है, अपने आप को जिंदा रखने का सर्वाइवल स्किल, ये सोचे बिना कि सामने वाला कैसे जिंदा रहेगा, इन सारे चीजों के ऊपर ह्यूमन बीइंग ने विजय पाई है। आप अगर एक कुत्ते का झुंड देखिए, एक कुत्ते के पास अगर खाना है तो बाकी सब उससे लड़ते रहेंगे कि वो खाना किस तरह से उससे छीन ले। लेकिन एक ह्यूमन बीइंग को क्या सिखाया जाता है? उसके बचपन से ही उसको ये सिखाया जाता है कि अगर तुम्हारे पास एक ही टुकड़ा खाना है और तुम्हारे सामने एक इंसान भूखा बैठा हुआ है तो तुम उस खाने को आधा आधा करके खाओ, उस इंसान का भी थोड़ा पेट भर सके और तुम्हारा भी भर सके। बट क्या ऐसी चीज़ें जानवरों में डेवलप हुई हैं? क्या इस तरह की फीलिंग्स जानवरों में डेवलप हुई हैं? नहीं हुई हैं। तो यही सारी चीज़ें हमें जानवरों से दूर बनाती हैं और जानवरों से ज़्यादा सिविलाइज्ड और प्रोग्रेसिव बनाती हैं। एज टू हैप्पीनेस, आई एम नॉट श्योर। अब खुशी के बारे में, ह्यूमन बीइंग के हैप्पीनेस के बारे में मैं क्या कहूँ, उसके लिए मैं श्योर नहीं हूँ। बर्ड्स, इट इज ट्रू, ड्राई ऑफ हंगर इन लार्ज नंबर्स ड्यूरिंग द विंटर इफ दे आर नॉट बर्ड्स ऑफ पैसेज। अब बर्ड्स की अगर हम बात करें तो विंटर में पर्याप्त मात्रा में खाना नहीं मिलने की वजह से, और अगर आप यूरोप अमेरिका में देखें तो सब जगह से बर्फ ही बर्फ होता है, तो किसी पेड़ पर किसी तरह से कोई फल नहीं उगता, तो चूंकि चिड़ियों को पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिलता तो वो भूख की वजह से मर जाते हैं, जब तक वो माइग्रेटरी बर्ड्स ना हो। बर्ड्स ऑफ पैसेज का मतलब है माइग्रेटरी बर्ड्स। But during the summer, they do not foresee this catastrophe or remember how nearly it befell them in previous winter. लेकिन अगर हम एक चिड़िया को देखें तो गर्मियों में वो भरपूर खाना खाते हैं, लेकिन तब उनको ये याद नहीं रहता कि आगे ठंड आने वाली है और ठंड के दिनों में उन्हें खाना नहीं मिलेगा और इस चीज़ के लिए उन्हें तैयारी अभी से करनी चाहिए। या पिछले ठंड में उनके भूख से मृत्यु होते होते वो बचे हैं, ये सारी चीजें वो भूल जाते हैं क्योंकि प्रकृति ने उनको ऐसा दिमाग नहीं दिया है। विथ ह्यूमन बींग्स द मैटर इज अदरवाइज। लेकिन ह्यूमन बींग्स के साथ ऐसा नहीं है, हम अपने एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं और एक्सपीरियंस से सीख कर उसको अप्लाई कैसे करना है उन सारी चीजों को भी याद रखते हैं ताकि हम आगे फिर से उसी प्रॉब्लम में ना फंसे। With human beings, the matter is otherwise. I doubt whether the percentage of birds that will have died of hunger during the present winter is as great as the percentage of human beings that will have died from this cause in India and Central Europe during the same period. अब मेरा ऐसा मानना है कि जितनी बर्ड्स 1946 से 1947 के बीच में ठंड में खाना ना मिलने की वजह से मरे होंगे, उससे बहुत ही कम लोग इंडिया और पूरे यूरोप को मिलाकर ठंड की वजह से या भूखमरी की वजह से इस एक साल के बीच में मरे होंगे। बट एवरी ह्यूमन डेथ बाय स्टार्वेशन इज प्रेसीडेड बाय अ लॉन्ग पीरियड ऑफ एंजाइटी,
surrounded by the corresponding anxiety of neighbors. अब किसी एक ह्यूमन बीइंग की अगर भूख की वजह से, स्टारवेशन मतलब भूख से मरना, किसी भी एक ह्यूमन बीइंग की अगर मृत्यु भूख की वजह से होती है तो जरूर उसके पहले ऐसा टाइम रहा होता है, ऐसा समय हो रहा होता है जब वो बहुत परिश्रम कर रहा है, बहुत परेशान है, एंजाइटी मतलब परेशान होना, बहुत परेशान है, बट फिर भी वो चाहकर पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं जुटा पा रहा, और साथ ही साथ उसके आसपास रहने वाले लोग भी उसके लिए परेशान रहते हैं। बट क्या जानवरों में ऐसा होता है? जानवरों में ऐसा नहीं होता, उनके पास इतना सोचने समझने की शक्ति या क्षमता नहीं होती है। We suffer not only the evils that actually befall us, but all those that our intelligence tells us we have reason to fear. अब हम सिर्फ वैसी ही चीज़ों से परेशान नहीं रहते जो कि हमारे ऊपर जो परेशानियां आती हैं, बट हम वैसे चीज़ों के बारे में भी सोचकर परेशान रहते हैं जो कि हमारा दिमाग, हमारी सोच समझ या हमारा सूझबूझ हमें पहले से बताता है कि ऐसा सिचुएशन आने वाला है, उसको भी हम सोचकर परेशान रहते हैं। द कर्बिंग ऑफ इम्पल्सेस टू विच वी आर लेड बाय forethought averts physical disaster at the cost of worry and general lack of joy. तो जो इम्पल्सिव बिहेवियर है, कर्बिंग मतलब किसी चीज को रोकना या कम करना, तो जो कर्बिंग है इम्पल्सेस का, जो कि हमें हमारा दिमाग पहले से बता देता है, जैसे चिड़ियों को नहीं समझ में आता कि गर्मी के बाद फिर से सर्दी आएगी, फिर से ठंड आएगा और उन्हें खाना नहीं मिलेगा, तो ह्यूमन बीइंग्स इस सब चीज़ों को याद रख सकते हैं, पहले से सोचकर उसके लिए प्रिपेयर हो सकते हैं। तो जब आप गर्मी में इसलिए परेशान हो कि मुझे ज़्यादा खाना इकट्ठा करना है ताकि मैं ठंड के दिनों में परेशान ना हूँ या भूख से ना मरूं, तो उस टाइम पर उसकी वजह से क्या होता है, जो फिजिकल डिजास्टर होने वाला है, मतलब ठंड में जो आप भूख की वजह से मर सकते थे, उससे आप बच जाते हो, जिसकी वजह से जरूर आपकी खुशी में कमी आती है, लेकिन बड़ी परेशानी से आप बच जाते हो। I do not think that the learned men of my acquaintance, even when they enjoy a secure income, are as happy as the mice that eat the crumbs from their tables while the erudite gentlemen snooze. मुझे नहीं लगता है कि जितने भी लर्नेड मैन, लर्नेड मतलब जो जिनका इंटेलिजेंस, बुद्धि, समझ सब कुछ अच्छा हो, पढ़े लिखे हो, वैसे लोगों को, जैसे भी लोगों को मैं जानता हूँ या जिनसे मेरी जान पहचान है, मुझे नहीं लगता कि उनके पास एक अच्छी खासी इनकम होने के बाद भी उनकी खुशी उतनी भी है जितना कि एक चूहा, माइस का मतलब चूहा, जो कि उनके टेबल पे ही गिरे हुए टुकड़ों से खाकर खुश होता है, जब ये एरुडाइट मतलब यही लर्नेड मैन सो रहे होते हैं। तो जब ये लर्नेड मैन सो रहे हैं, जिनके पास अच्छे खासी इनकम है, उनके पास सब तरह का सूझबूझ समझ सब कुछ है, लेकिन उनके पास उतना भी हैप्पीनेस नहीं है जितना एक चूहा जो उनके ही टेबल पे पड़े हुए ब्रेड के टुकड़ों को खाकर जितना खुश हो जाता है। इन दिस रिस्पेक्ट देयरफॉर आई एम नॉट कन्विंस्ड दैट देयर हैज बीन एनी प्रोग्रेस एट ऑल। इसलिए मैं ये नहीं कह सकता हूं कि हैप्पीनेस, अगर हम लोग हैप्पीनेस की बात करते हैं, ह्यूमन बीइंग के हैप्पीनेस का पैरामीटर लेते हैं, तो उस पैरामीटर ने पे ह्यूमन बीइंग का जो खुशी होगा जंगल के टाइम पर, उससे वो अभी कोई बहुत ज्यादा खुश हो। ठीक है, लाइफ में कंफर्ट होना अलग बात है। जंगल के लाइफ से अगर आप देखो तो अभी आप जिस तरह के घरों में रह रहे हो ना, आपको ठंड की चिंता है ना गर्मी की चिंता है, गर्मी के लिए आपके पास एसी है, ठंड के लिए आपके पास हीटर है, आपके पास अच्छे कपड़े हैं, सीजन से आपको कोई लेना देना नहीं है, किसी भी तरह का नेचुरल डिजास्टर हो 90% चांस है कि आपको कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो वैसे लाइफ से जहां पर हर समय आपको मरने का डर था, उस लाइफ से आप ऐसे लाइफ में आ चुके हो जहां पर आपको मरने का आप कोई डर नहीं है, कोई आपको नहीं मार सकता जब तक आप बीमार पड़ के खुद से ना मर जाओ। फिर भी क्या ह्यूमन बीइंग के हैप्पीनेस के लेवल में कोई बढ़ोतरी हुई है? तो नहीं हुई है। As to diversity of enjoyments, however, the matter is otherwise. I remember reading an account of some lions who were taken to a movie. तो enjoyments की अगर हम बात करें, अलग अलग तरीकों के enjoyments की अगर हम बात करें, तो happiness से अलग situation है उसका। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि मुझे याद है कि मैंने कुछ पढ़ा था जहाँ पर कुछ लायंस को, कुछ शेरों को मूवी दिखाने के लिए, फिल्म दिखाने के लिए ले जाया गया था। कुछ लायंस को लायंस के बारे में ही मूवी दिखाई गई थी,
लेकिन उन लायंस को वो मूवी देखकर कोई खुशी नहीं हुई. नॉट ओनली म्यूजिक एंड पोएट्री एंड साइंस बट फुटबॉल एंड बेसबॉल एंड अल्कोहल अफोर्ड नो प्लेजर टू एनिमल्स. एनिमल्स के पास ऐसा दिमाग नहीं है कि म्यूजिक, पोएट्री, लिटरेचर, साइंस, अलग अलग तरह के गेम्स या शराब, ये सारी चीजें उन्हें किसी तरह से इंजॉयमेंट या प्लेजर दे सके. Our intelligence has therefore certainly enabled us to get a much greater variety of enjoyment than it is open to animals. ठीक है, तो एनिमल्स के पास इंजॉयमेंट का भी कोई तरीका नहीं है, लेकिन हमारे इंटेलिजेंस ने, हमारे ब्रेन की वजह से हम एक वाइड वैरायटी ऑफ इंजॉयमेंट्स को इंजॉय कर सकते हैं, उससे खुशी पा सकते हैं, और वैसे इंजॉयमेंट्स जिनको हमने अपने दिमाग से ही क्रिएट किया है. बट वी हैव परचेज्ड दिस एडवांटेज एट द एक्सपेंस ऑफ अ मच ग्रेटर लाइबिलिटी टू बोर्डम. बट ये सारे जो इंजॉयमेंट्स हैं वो हम लोग को क्या खर्च करके मिले हैं, उससे हमने बोर्डम को भी खरीदा है. एक तरफ तो इंजॉयमेंट है, अपने आप को आप खुशी दे सकते हो, प्लेजर दे सकते हो, लेकिन साथ ही साथ बोर्डम भी है, जो कि जानवर को नहीं फील होता लेकिन ह्यूमन बींग्स को फील होता है. बट आई शैल बी टोल्ड दैट दिस इज नीदर न्यूमरस नॉट मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्लेजर्स दैट मेक द ग्लोरी ऑफ मैन. लेकिन मुझसे कहा जाता है कि ना ही इतने मल्टीप्लिसिटी, मतलब बहुत सारे नंबर्स में इतने अलग अलग वैरायटी के इंजॉयमेंट्स होने के बाद भी, या ह्यूमन बीइंग का इतना ज्यादा पॉपुलेशन, इतना ज्यादा संख्या होने के बाद भी, ये सारी चीजें हैं जो ह्यूमन बीइंग के लिए कोई बहुत प्राउड फील करने की बात है. इट इज दिस इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल क्वालिटीज. हमारे लिए प्राउड फील करने का क्या है? हमारे लिए प्राउड फील करने का बात है हमारा दिमाग. ठीक है, हमारा इंटेलेक्ट, हमारा दिमाग और हमारे मॉरल क्वालिटीज, सही गलत क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उसको समझने का फर्क. ठीक है, इट इज ऑब्वियस दैट वी नो मोर देन एनिमल्स डू. ये तो बहुत ऑब्वियस बात है कि एनिमल्स जो जानते हैं उससे हम बहुत ज्यादा जानते हैं. इट इज कॉमन टू कंसिडर दिस वन ऑफ आवर एडवांटेजेस. और ये भी बहुत कॉमन है कि इसको एक एडवांटेज माना जाता है ह्यूमन बीइंग होने का. वेदर इट इज इन फैक्ट एन एडवांटेज में बी डाउटेड. लेकिन क्या सही में ये एक एडवांटेज है? इस पे मुझे थोड़ा डाउट है. बट एट एनी रेट इट इज समथिंग दैट डिस्टिंग्विशेस अस फ्रॉम द ब्रूट्स. ब्रूट्स का मतलब वो जानवर. लेकिन यही जो दिमाग है, यही जो मोरालिटी है हमारे पास, ये हमें जानवरों से अलग बनाती है. अब कुछ ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स दिए गए, उनको देख लें. आइडियाज हेल्प मैनकाइंड. हाँ, बिल्कुल सही. किसी ना किसी तरह के आइडियाज किसी ना किसी के दिमाग में आने की वजह से ही मैनकाइंड का प्रोग्रेस और उत्थान हुआ है. सर्वाइवल वॉज नेवर अ प्रॉब्लम फॉर होमोसेपियंस. होमोसेपियंस के लिए सर्वाइव करना कभी भी प्रॉब्लम नहीं था. सर्वाइव करना प्रॉब्लम था, जंगल में उनके लिए जिंदा रहना ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम था. तो ये जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है. नंबर 2, लॉन्ग इन्फेंसी वॉज अ बायोलॉजिकल एडवांटेज टू मैनकाइंड. नंबर 3 फॉल्स है, क्योंकि लॉन्ग इन्फेंसी, लॉन्ग चाइल्डहुड होने की वजह से जो ह्यूमन बीइंग है वो जल्दी मर सकता था. कोई भी जानवर आकर, कोई भी बीमारी, किसी भी तरह से वो जल्दी उसको अटैक किया जा सकता था और वो जल्दी मर सकता था. उसके पास अपने बचाव के लिए कुछ नहीं होता है. फोर्थ है, मैन्स अर्लीस्ट टेक्निकल स्किल वॉज डिवोटेड टू इंक्रीजिंग देयर पॉपुलेशन. फोर्थ जो स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि मैन का सबसे जो पहला टेक्निकल स्किल था कि अपने पॉपुलेशन को कैसे बचा कर रखें और उसको कैसे बढ़ाएं. तो ये ट्रू है. फिफ्थ है, कंजेनिटल स्किल्स प्ले अ मोर इम्पोर्टेंट रोल देन अक्वायर्ड स्किल्स. ये फॉल्स है. कंजेनिटल मतलब जो आपको प्रकृति ने दिया है, वो स्किल्स, आप जो स्किल्स सीखते हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं. सीख कर आप बहुत कुछ सीख सकते हैं. प्रकृति ने आपको जो दिया है वो बहुत लिमिटेड होता है, जैसे कि जानवरों के केस में है. सिक्स्थ है, अनलाइक बर्ड्स ह्यूमन बीइंग्स कैन फोरसी अ कैटास्ट्रॉफी. ये बात सही है. बर्ड्स आने वाले प्रॉब्लम को नहीं देख सकते, उसके बारे में नहीं सोच सकते, लेकिन ह्यूमन बीइंग आने वाले प्रॉब्लम के बारे में सोच समझकर काम कर सकते हैं ताकि वो प्रॉब्लम से बच सके. सेवेंथ है, फोर थॉट कैन अवर्ट फिजिकल डेंजर. फोर थॉट मतलब पहले से सोच लेने की वजह से आने वाले डेंजर से आप बच सकते हो. ये चीज बिल्कुल सही है. सेवेंथ जो है वो ट्रू स्टेटमेंट है. एट्थ है, इंटेलिजेंट क्वालिटीज अकाउंट फॉर द ग्लोरी ऑफ मैन. जो हमारा इंटेलेक्ट है, हमारे ब्रेन का जो कैपेसिटी है,
वही हमारे लिए प्राउड फील करने की बात है, ये बिल्कुल सही है। नंबर 9, इन अ सिक्योर फ्यूचर देयर आर नीदर वरीज नॉर लैक ऑफ जॉय। एक सिक्योर फ्यूचर में कोई चिंता परेशानी नहीं होती, कोई किसी भी तरह की चिंता परेशानी नहीं होती, ना ही खुशी की कमी होती है। तो ये थोड़ा फॉल्स है। चिंता परेशानी ना हो तो वो तो ठीक है, वो सिक्योर फ्यूचर होगा, लेकिन आप कितने खुश हो गए ये ह्यूमन बीइंग टू ह्यूमन बीइंग पे डिफर करता है। हर आदमी का लेवल ऑफ हैप्पीनेस हर एक सिचुएशन में अलग होता है। अब आते हैं पैराग्राफ नंबर 7 पे। हैज सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर फ्रेंडली टुवर्ड्स वन अनदर? क्या सिविलाइजेशन ने हमें सिखाया है एक दूसरे के साथ में अच्छे से व्यवहार करना, भाईचारा के साथ में रहना? क्योंकि ये ह्यूमन बीइंग ने अपने एक्सपीरियंस से ही सीखा है कि लड़ के रहने से ज़्यादा ज़रूरी है कि हम साथ मिलकर रहें, ताकि बड़े से बड़ी मुसीबत से हम अपने आप को बचा सकें। द आंसर इज ईजी। Robins, the English and not the American species, peck an elderly robin to death. रॉबिन एक बर्ड का वेराइटी है, ठीक है, और यहाँ पर लेखक जो है वो कह रहे हैं कि इंग्लिश, ब्रिटेन का रॉबिन का वेराइटी, अमेरिका वाला स्पीशीज नहीं। वो अपने बूढ़े जो बूढ़े जो बर्ड होते हैं उनको चोंच मार मार कर मार देते हैं। वेयर एज मैन, इंग्लिश नॉट द अमेरिकन स्पीशीज, यहाँ पर भी वैसे मैन जो ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं, ना कि अमेरिका से, गिव एन एल्डरली मैन एन ओल्ड एज पेंशन। ठीक है, एक आदमी जब बूढ़ा हो जाता है तो उसको ओल्ड एज पेंशन मिलता है ब्रिटेन में। विद इन द हर्ड वी आर मोर फ्रेंडली टू ईच अदर देन आर मेनी स्पीशीज ऑफ एनिमल्स। हर्ड का मतलब होता है एक ग्रुप, ठीक है, जैसे हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, तो एलिफेंट्स का ग्रुप। तो एक ग्रुप में जब ह्यूमन बींग्स रहते हैं तो वो एक दूसरे के साथ ज्यादा फ्रेंडली होते हैं जितना कि अगर हम कंपेयर करें एक ग्रुप में रहने वाले एनिमल्स के से। But in our attitude towards those outside the herd, in spite of all that has been done by moralists and religious teachers, our emotions are as ferocious as those of any animal. लेकिन दूसरे ग्रुप के बारे में, हम अपने ग्रुप के लोगों के साथ तो मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन दूसरे ग्रुप की अगर हम बात करें तो चाहे हमारे मॉरल टीचर्स ने, रिलीजियस टीचर्स ने, किसी भी तरह के महान लोगों ने जो भी ह्यूमन बींग्स को शिक्षा दी है, उसके बाद भी लोग जानवरों से भी ज्यादा बुरा व्यवहार करते हैं दूसरे ग्रुप के लोगों के साथ। ठीक है, तो इसका यही मतलब है कि जिससे आप अपने आप को दोस्त समझते हो उसके साथ तो आपका व्यवहार बहुत अच्छा होता है, बट जिसको आप अपना दोस्त, रिलेटिव, फैमिली मेंबर्स ये सारी चीजें नहीं समझते हो, या जिसको स्ट्रेंजर मानते हो, जिसको अजनबी मानते हो, या जिसको आप पसंद नहीं करते हो, वैसे लोगों के साथ में हम एनिमल से भी ज्यादा बुरा व्यवहार करते हैं। And our intelligence enables us to give them a scope which is denied to even the most savage beast. और हमारा दिमाग हमें उनके साथ इतना बुरा से बुरा व्यवहार करने का सलाह देता है या उकसाता है, जो कि एकदम वाइल्ड बीस्ट भी ना करें। इट मे बी होप्ड, though not very confidently, that the more human attitude will in time come to prevail, but so far the omens are not very propitious. तो इनका कहना है कि हो सकता है कि टाइम के साथ में, और अभी जब जैसे ये लोग 1947 की बात कर रहे हैं, तो आने वाले सालों में ह्यूमन बीइंग और ज्यादा ह्यूमन हो जाए, अजनबियों के साथ भी और ज्यादा बेहतर, अपने दुश्मन के साथ भी और बेहतर व्यवहार करने लगे। लेकिन लेखक कह रहे हैं कि इसका मुझे कोई ज्यादा उम्मीद दिख नहीं रहा है। बट सो फार द ओमेन्स आर नॉट वेरी प्रोपिटियस, मतलब जो ओमेन्स मतलब जो साइंस है, तो जो साइंस मुझे दिख रहे हैं फ्यूचर के, वो कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं लग रहे हैं। All these different elements must be borne in mind considering what ideas have done most to help mankind. अब इन सारे चीज़ों के बारे में जो कुछ अभी तक लेखक ने डिस्कस किया है, उन सारे पॉइंट्स को दिमाग में रखकर ये कंसिडर करना चाहिए कि किस तरह से अलग अलग आइडियाज ने ह्यूमन बीइंग को या मैनकाइंड को हेल्प किया है। The ideas with which we shall be concerned may be broadly divided into two kinds. Those that contribute to knowledge and technique. अब जिस तरह के आइडियाज की हम बात करने वाले हैं उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। पहला कैटेगरी क्या है? दोज दैट कंट्रीब्यूट टू नॉलेज एंड टेक्निक, वैसे आइडियाज जो ह्यूमन बीइंग के नॉलेज को बढ़ाते हैं। और दूसरा क्या है? दूसरा है दोज दैट आर कंसर्न्ड विथ मॉरल्स एंड पॉलिटिक्स,
और दूसरे वैसे कैटेगरी ऑफ आइडियाज हैं जो मोरालिटी, सही गलत, पॉलिटिक्स, इन सब चीजों के बारे में बताते हैं. आई विल ट्रीट फर्स्ट दोज दैट हैव टू डू विथ नॉलेज एंड टेक्निक. पहले हम उसकी बात करेंगे जो नॉलेज और टेक्निक सिखाते हैं. The most important and difficult steps were taken before the dawn of history. At what stage language began is not known. अब सबसे जो डिफिकल्ट स्टेज था वो हिस्ट्री जहां से हम जानते हैं उसके पहले ही हो चुका था. जैसे कि भाषा. तो भाषा कब शुरू हुई, कब ह्यूमन बीइंग ने बोलना सीखा, ये किसी को भी पता नहीं है. अभी तक ये प्रूव नहीं किया गया है. बट वी मे बी प्रिटी सर्टेन दैट इट बिगैन वेरी ग्रेजुअली. लेकिन ये सर्टेनली कहा जा सकता है कि भाषा एक बार में अचानक से नहीं शुरू हो गई. धीरे 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 करके लोगों ने भाषा को बनाया. Without it, it would have been very difficult to hand on from generation to generation the inventions and discoveries that were gradually made. अब अगर भाषा नहीं होती तो जो कुछ भी ह्यूमन बींग्स, एक जनरेशन के ह्यूमन बींग्स जो सीख रहे थे वो अपने दूसरे जनरेशन को नहीं सिखा पाते, नहीं समझा पाते. जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें तो सबसे पहले किसी ने आग जलाना सीखा होगा, या एक्सीडेंटली किसी से दो पत्थर को टकराने से जब चिंगारी निकली होगी तो किसी ने सोचा होगा कि अच्छा इस तरीके से हम आग जला सकते हैं. अब ये नॉलेज अगर उसके पास लैंग्वेज ना हो, ठीक है, भाषा जो है वो साइन लैंग्वेज भी हो सकता है, ड्राइंग बनाकर भी हो सकता है, लेकिन भाषा से हमारा मतलब है आप अपने मन में आने वाले भावों को, फीलिंग को किस तरह से व्यक्त करते हैं. उसको व्यक्त करने का तरीका कुछ भी हो सकता है. तो अगर ह्यूमन बीइंग के पास वो ना हो तो उसने जो सीखा, उसने जो समझा अपने लाइफ में, वो अपने बच्चों को नहीं सिखा पाएगा. Another great step which may have come either before or after the beginning of language was utilization of fire. अब देखिए यहाँ पर फायर की बात आ गई. अब लैंग्वेज के बाद सबसे बड़ा जो ह्यूमन बीइंग ने सीखा वो था फायर का यूज. I suppose that at first fire was chiefly used to keep away wild beasts while our ancestors slept. तो इनका मानना ये है, लेखक का मानना ये है कि हो सकता है कि सबसे पहले जब आग का इन लोगों को पता चला होगा, होमोसेपियंस को जो जंगल में रहते थे, तो उन्होंने सबसे पहले आग का क्या उपयोग किया होगा कि आग जलाकर रख दो ताकि जानवर उनके पास ना आए जब इंसान या आदमी सो रहा हो. बट द वार्मथ मस्ट हैव बीन फाउंड अग्रीएबल. लेकिन जिस तरह से आग गर्मी पैदा करता है वो भी उन्हें अच्छा लगा होगा, वो भी उनको ठंड से सुकून पहुंचाता होगा. Presumably, on some occasion, a child got scolded for throwing the meat into the fire. ऐसा भी हो सकता है कि शुरुआत में जब लोगों को पता नहीं था कि आग में खाना पक सकता है, तब किसी बच्चे ने गलती से अपना खाना, मीट का कोई टुकड़ा आग में फेंक दिया होगा, जिसके लिए उसने बहुत डांट सुनी होगी. बट व्हेन इट वाज टेकन आउट इट वाज फाउंड टू बी मच बेटर. लेकिन आग के बुझने के बाद जब उसी मीट को किसी ने टेस्ट करके देखा होगा तब उसे लगा होगा कि नहीं, ये कच्चे मीट से पका हुआ मीट बहुत बहुत बेहतर है. सो द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ कुकरी began. फिर वहां से कुकिंग करने का हिस्ट्री शुरू हुआ होगा. द टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, स्पेशली द काऊ एंड द शीप, मस्ट हैव मेड लाइफ मच प्लेजेंटर एंड मोर सिक्योर. फिर धीरे धीरे लोगों ने जानवरों की उपयोगिता को समझा होगा. काऊ गाय और शीप भेड़, शीप में हम बकरी भी ले सकते हैं. तो किस तरह से इन जानवरों को साथ रखने से आपके खाने की कुछ समस्या कुछ हद तक हल हो सकती है, ये सारी चीजें इंसान ने समझा होगा. क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि इंसान के साथ साथ गाय को भी भगवान ने साथ में भेज दिया था. गाय अलग स्पीशीज है, कुत्ता अलग स्पीशीज है, इंसान अलग स्पीशीज है. इंसान ने ये सीखा कि एक जो वाइल्ड एनिमल है जो कि इंसान को खा नहीं सकता, ठीक है, अब गाय जो है वो तो इंसान को नहीं खा सकती, तो किस तरह से उसको अपना पेट बनाया जाए, कैसे उसको साथ में रखा जाए ताकि वो इंसान के काम आ सके. Some anthropologists have an attractive theory that the utility of domestic animals was not foreseen, but the people attempted to tame whatever animal their religion taught them to worship. लेकिन कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ऐसे लोग जो ह्यूमन हिस्ट्री को स्टडी करते हैं, उनका कहना है कि डोमेस्टिक एनिमल्स के यूज की वजह से उनको नहीं डोमेस्टिकेट किया गया होगा, बल्कि जैसा जैसा लोग के रिलीजन सिखाते गए उस तरह से लोगों ने जानवरों को पालना शुरू किया. The tribes that worshipped lions and crocodiles died out, while those to whom the cow or the sheep was a sacred animal prospered. ऐसा भी हो सकता है कि वैसे ग्रुप ऑफ पीपल जो लायन या क्रोकोडाइल को वर्शिप करते होंगे, उसकी पूजा करते होंगे, वो सब मारे गए, क्योंकि लायन और क्रोकोडाइल को आप पालतू नहीं बना सकते हो.
लेकिन वैसे ग्रुप ऑफ पीपल जो काउ शीप इनकी पूजा करते थे, उनका लाइफ टाइम के साथ में बेटर होता गया. I like this theory, and in the entire absence of evidence for one or against it, I feel a liberty to play with it. अब मैं ये थ्योरी भी मुझे पसंद है कि हो सकता है कि ऐसा हुआ हो कि पहले लोग जानवरों की पूजा करते होंगे, एक जानवर को चूज करके उसकी पूजा करते होंगे, लेकिन जो लोग खतरनाक जानवर की पूजा करते थे वो सारे लोग मारे गए, और डोमेस्टिकेटेड जो आजकल पालतू जानवर है उसकी पूजा करने वाले लोग ज्यादा प्रॉस्पेरस हुए. तो अब किसी के भी पीछे कोई एविडेंस तो मिला नहीं है कि किस तरह से एनिमल का डोमेस्टिकेशन शुरू हुआ, लेकिन मुझे ये थ्योरी पसंद है और मैं इसके साथ में ही चलूंगा. Even more important than the domestication of animals was the invention of agriculture. अब एनिमल्स को पालतू बनाने से भी ज्यादा क्या यूजफुल था? खेती का आविष्कार, which however introduced bloodthirsty practices into religion that lasted for many centuries. जिसकी वजह से रिलीजन में एक दूसरे को मारने का भी बहुत सारा प्रथा आ गया, एक दूसरे से हथियाने का भी बहुत सारा प्रथा आ गया. लेकिन एग्रीकल्चर ह्यूमन बींग के लिए सबसे ज्यादा यूजफुल हुआ. क्यों यूजफुल हुआ? क्योंकि अब एग्रीकल्चर शुरू करने के बाद, खेती शुरू करने के बाद, ह्यूमन बींग्स को खाने की तलाश में पूरे जंगल में भटकने की जरूरत नहीं थी. ठीक है. अब एग्रीकल्चर से एक चीज क्या शुरू हुआ? जमीन को ओन करना. आप जमीन ओन अगर करोगे तो वहां पर आप आसानी से खेती कर सकते हो, और कोई दूसरा आकर आपकी जमीन में खेती नहीं कर सकता. अब जमीन का जब ओनरशिप आएगा तो वहां पर झगड़ा भी आएगा. झगड़ा आएगा तो लोग एक दूसरे को खून के प्यासे हो जाएंगे. और अगर हम बिहार की बात करें, और आप नेशनल क्राइम ब्यूरो का अगर आप डेटा स्टडी करोगे, तो बिहार में सबसे ज्यादा मर्डर, सबसे ज्यादा क्रिमिनल केसेस जमीन के झगड़े को लेकर ही होते हैं. ठीक है, प्रॉपर्टी के झगड़े को लेकर ही होते हैं. तो इसी बात को यहाँ पर जो लेखक हैं वो समझा रहे हैं. Fertility rites tended to involve human sacrifice and cannibalism. अब फर्टिलिटी के लिए जो बहुत सारे रिचुअल्स किए जाते थे, उसकी वजह से क्या हुआ? ह्यूमन का सैक्रिफाइस, ह्यूमन की बलि चढ़ाना और फिर उसे खाना. जब एक स्पीशीज अपने ही स्पीशीज को खा जाता है तो उसको कैनिबलिज्म कहते हैं. जैसे ह्यूमन बींग को खा रहा हो तो उसको कैनिबलिज्म कहते हैं. एक शेर दूसरे शेर को खा रहा हो तो उसको कैनिबलिज्म कहेंगे. Moloch would not help the corn to grow unless he was allowed to feast on the blood of children. मोलॉक जो था वो कॉर्न ग्रो करने नहीं देता था जब तक कि उसे बच्चों का ब्लड ना दिया जाए. A similar opinion was adopted by the evangelicals of Manchester in the early days of industrialism. अब इवेंजेलिकल्स ये क्रिश्चियनिटी का एक पार्ट है जो मैनचेस्टर अमेरिका में जगह है. मैनचेस्टर में रहने वाले जो लोग थे वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के शुरुआती दिनों में उन लोगों का भी कुछ ऐसा ओपिनियन था. When they kept 6-year-old children working 12 to 14 hours a day. उस टाइम पर अगर आप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पर ह्यूमन बींग का क्या कंडीशन था उसकी कहानी को पढ़ोगे तो वहां पर आप देखोगे कि छोटे छोटे बच्चों को भी फैक्ट्रीज में काम कराया जाता था, और वो भी 1-2 घंटे नहीं, दिन के 14 घंटे 20 घंटे, इन कंडीशन दैट कॉज मोस्ट ऑफ देम टू डाई. और ऐसे कंडीशन में, इतने खराब कंडीशन में, बिना धूप, बिना पानी, गंदगी में, जिसकी वजह से बच्चे मर जाते थे. It has now been discovered that grain will grow and cotton goods can be manufactured without being watered by the blood of infants. लेकिन धीरे धीरे ह्यूमैनिटी ने क्या सीखा कि हमें बच्चों से काम नहीं करवाना चाहिए. हम खेती बच्चों से काम करवाए बिना भी कर सकते हैं, कॉटन से कपड़े बच्चों से फैक्ट्री में काम करवाए बिना भी बना सकते हैं. In the case of grain, the discovery took thousands of years. In the case of cotton goods, hardly a century. अब एग्रीकल्चर के लिए लोगों को ये सीखने में बहुत टाइम लग गया, बहुत सेंचुरीज लग गए. लेकिन कॉटन की अगर हम बात करें, कॉटन से कपड़े बनाने की बात करें, तो उस फैक्ट्री में या उस कॉन्टेक्स्ट में लोगों ने जल्दी सीख लिया कि वहां पर बच्चों को काम कराने की जरूरत नहीं है. सो परहैप्स देयर इज सम एविडेंस ऑफ प्रोग्रेस इन द वर्ल्ड. तो ये दिखाता है कि किस तरह से ह्यूमन बींग ने या ह्यूमैनिटी ने प्रोग्रेस किया है. द लास्ट ऑफ द ग्रेट प्री हिस्टोरिक इन्वेंशन वॉज द आर्ट ऑफ राइटिंग. अब प्री हिस्टोरिक मतलब हिस्ट्री, जहां से रिकॉर्डेड हिस्ट्री है उसके पहले की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा जो इन्वेंशन था वो था लिखने का तरीका, विच वॉज इंडीड द प्री रिक्विजिट ऑफ हिस्ट्री. अब हिस्ट्री को रिकॉर्ड करने के लिए ऑब्वियसली उसको लिखना जरूरी है, तो अगर राइटिंग ही डेवलप नहीं हुआ होता तो हिस्ट्री रिकॉर्ड कैसे किया जाता. प्री रिक्विजिट मतलब किसी चीज को करने के लिए जो आवश्यकता है उसको प्री रिक्विजिट कहते हैं.
राइटिंग लाइक स्पीच डेवलप्ड ग्रेजुअली, राइटिंग भी स्पीच की तरह मतलब लैंग्वेज की तरह धीरे धीरे डेवलप हुआ होगा. इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स डिजाइन टू कन्वे अ मैसेज. पहले लोग पिक्चर्स ड्राइंग्स बनाकर एक दूसरे को बातें समझाते थे. It was probably as old as speech, but from picture to syllable writing and thence to alphabet was very slow evolution. पिक्चर से अल्फाबेट्स लिखने तक पहुंचना इसमें बहुत समय लगा होगा. इन चाइना द लास्ट स्टेप वाज नेवर टेकन. अब ये कह रहे हैं कि चाइनीज लैंग्वेज को अगर हम देखें तो लास्ट स्टेप कभी भी नहीं लिया गया. उनके पास अल्फाबेट्स नहीं होते, वो अभी भी सिलेबल्स में ही लिखते. अब यहाँ पर होता है हमारा चैप्टर खत्म. जिस जिस आइडियाज के बारे में लेखक ने बताया है उन सारे आइडियाज से ही, उन सारे बेसिक आइडियाज से ही ह्यूमैनिटी का प्रोग्रेशन जंगल से लेकर आज जिस स्थिति में हम हैं वहां तक पहुंचा है. अब कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं. पहले ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट. यूटिलाइजेशन ऑफ फायर वाज माइलस्टोन इन ह्यूमन प्रोग्रेस. ये बिल्कुल सही है. एक बहुत बड़ा मील का पत्थर था फायर का मिलना. फायर वॉज यूज ओनली फॉर कुकिंग. नंबर 2 जो है वो फॉल्स है. पहले फायर कुकिंग के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया. डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स हैज नथिंग टू डू विथ रिलीजन. अब थर्ड जो है ये ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, क्योंकि एक थ्योरी के हिसाब से रिलीजन के हिसाब से ही लोगों ने जानवरों को पालना सीखा. फोर्थ जो है आवर अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग वॉज पिक्टोरियल. लिखने का सबसे पुराना तरीका जो है वो क्या है, पिक्चर्स बनाकर. ये बिल्कुल सही है. इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर वॉज लेस इंपॉर्टेंट दैन डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स. एग्रीकल्चर क्या डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स को पालतू बनाने से उसका महत्व कम है? नहीं, एग्रीकल्चर का इन्वेंशन का महत्व बहुत ज्यादा है. सिक्स्थ है इन कोर्स ऑफ टाइम वी हैव प्रोग्रेस. टाइम के साथ ह्यूमन बींग्स ने बहुत प्रोग्रेस किया है. ये बिल्कुल सही है. अब हम आते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस पे. हैज सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर फ्रेंडली टुवर्ड्स वन अनदर. क्या सिविलाइजेशन ने हमें एक दूसरे से और ज्यादा अच्छे से व्यवहार करना सिखाया? हाँ, बिल्कुल सिखाया. यही चीज है जो हमें जानवरों से अलग बनाती है. वॉट इज आवर एटीट्यूड टूवर्ड्स दोज आउटसाइड आवर हर्ड. तो जो लोग हमारे ग्रुप में नहीं होते हैं उनके सामने साथ हमारा कैसा व्यवहार होता है? जनरली ह्यूमन बींग्स का व्यवहार जानवरों से भी बदतर होता है वैसे लोगों के साथ जिनको वो अपना दुश्मन समझते हैं. What are the two broad categories of ideas that have helped mankind? ऐसे दो कौन से आइडियाज को आप चूज करोगे, या दो कैटेगरीज ऑफ आइडियाज क्या बताए हैं लेखक ने जिससे कि ह्यूमन बींग्स का प्रोग्रेस हुआ है? तो पहला तो कैटेगरी था नॉलेज और टेक्निक, दूसरा कैटेगरी था मॉरल क्वालिटीज. फोर्थ है डिड लैंग्वेज प्ले अ रोल इन ह्यूमन डेवलपमेंट. क्या भाषा ने ह्यूमन का डेवलपमेंट करने में किसी तरह का रोल निभाया? बहुत ही बड़ा रोल निभाया, क्योंकि अगर भाषा नहीं होती तो एक जनरेशन के लोग जो सीखते वो अपने नेक्स्ट जनरेशन को नहीं सिखा पाते. फिफ्थ है हाउ मेनी लैंग्वेजेस डू यू नो अपार्ट फ्रॉम योर मदर टंग. आप अपनी भाषा को छोड़कर, अपनी मातृभाषा को छोड़कर और कितने भाषाओं को जानते हो? और क्या दूसरी भाषा जानने से आपको किसी तरह से कोई मदद मिलती है? तो दूसरी भाषा जानने, हम सभी जनरली अगर हम स्कूल एडुकेटेड हैं तो कम से कम अब हम अपनी एक मातृभाषा जानते हैं. बिहार में होते हुए हम हिंदी जानते हैं और इंग्लिश जानते हैं. ठीक है. और चूंकि हम इंग्लिश हिंदी जानते हैं तो उससे आपको क्या फायदा होगा? जितने भी तरह का नॉलेज अवेलेबल है वर्ल्ड में, स्पेशली इंटरनेट के जमाने में, वो आप इजीली सीख सकते हो और समझ सकते हो. दूसरे जगह के लोग भी जो कह रहे हैं, जो बोल रहे हैं, उसको आप इंग्लिश में उनके भी नॉलेज को समझ सकते हो, उनके टेक्निक को सीख सकते हो. और जो लोग आपके भाषा से नहीं बिलोंग करते, जिनकी मातृभाषा आपके मातृभाषा से अलग है, वैसे लोगों के साथ भी आप दोस्ती कर सकते हो, कम्युनिकेशन कर सकते हो, उनसे आप बातचीत कर सकते हो. इसके बारे में आपको एक लेटर लिखना है अपने फ्रेंड को जो कि दिल्ली में रहता हो. बिहार के कल्चर को आप किस तरह से डिस्क्राइब करोगे? किसी भी जगह का कल्चर क्या होता है? कल्चर वो है जो वहाँ के लोग जिस तरह की लाइफ को जीते हैं, जो उनका रहने का तरीका हो, जो उनके फूड का खाने का तरीका हो, जिस तरह के खाना खाने की चीज़ें वो पसंद करते हैं, जिस तरह के कपड़े वो पहनते हैं, अपने डेली लाइफ में, रोज़मर्रा की लाइफ में वो कैसे अपना जीवन व्यतीत करते हैं, अपने आसपास के लोगों के साथ में कैसा व्यवहार करते हैं, इन सारी चीज़ों को हम कल्चर कहते हैं. Write a paragraph in about 100 words on the significance of original thinking. ओरिजिनल थिंकिंग का क्या मतलब है? ओरिजिनल थिंकिंग का मतलब है वैसा सोच या वैसी सोच
जो आपकी खुद की हो, जो आप कहीं से कॉपी नहीं कर रहे हो, किसी ने आपको सिखाया नहीं है। सारे चीज़ों को जो आपने अपने लाइफ में सीखा है, जाना है, समझा है, उन सारे चीज़ों का जो निचोड़ है, वो आपकी ओरिजिनल थिंकिंग होगी। डी का एक्सरसाइज 1 है स्पेलिंग करेक्ट करना। एक्सरसाइज 2 है इन सारे वर्ड्स का 2 मीनिंग्स देना। D3 में अब मीनिंग्स को मैच करना है, ठीक है? कॉलम ए में वर्ड्स दिए गए हैं और कॉलम बी में मीनिंग्स हैं, उनको आपको मैच करना है। फर्स्ट है हर्शूट। हर्शूट का मतलब है कवर्ड विथ हेयर या फर। कैटास्ट्रॉफी का मतलब है सडन ग्रेट डिजास्टर, नीचे से थर्ड वाला। एरुडाइट का मतलब है कल्चर्ड। स्नूज का मतलब है नॉड ऑफ, सो जाना। ह्यूमन का मतलब है कंपैशनेट, जिसके अंदर काइंडनेस हो। प्रोपिटियस का मतलब है ऑस्पिशियस। कैनिबलिज्म का मतलब है बार्बरिज्म। अब आते हैं फ्रेजेस पे, इनसे आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। एट एनी रेट। एट एनी रेट का मतलब हुआ एट एनी कॉस्ट। एट एनी रेट वी हैव टू रीच आवर फ्रेंड्स हाउस। हैव टू डू विथ मतलब डील करना। तो अ डॉक्टर हैव टू डू विथ ऑल क्लाइंट्स ऑफ पेशेंट्स। हैंड ऑन मतलब किसी चीज से कोई चीज पास ऑन करना। विल यू हैंड ऑन दिस लेटर टू माई फ्रेंड। लास्ट फॉर मतलब कितने दिन तक कोई चीज रहता है। एन एप्पल कैन लास्ट फॉर 2 days मतलब एक एप्पल जो है वो 2 दिनों तक ठीक रह सकता है। टेंड टू किसी चीज को केयर करना। द शीप इज टेंडिंग टू इट्स लैम्प्स। शीप जो है वो अपने लैम्प्स का केयर कर रही है। अब आते हैं ग्रामर पार्ट पे। I will say a preliminary word about them. Birds die of hunger in large numbers. अब यहाँ पर about in first sentence जो कि pronoun है, them के पहले यूज किया गया है। Similarly, of, in, during ये सब यूज किए गए हैं सेकेंड सेंटेंस में hunger के लिए। अब इसी तरह से जो fill in the blanks है, आपको अलग अलग वर्ड से fill in the blanks को कंप्लीट करना है। प्लीज रीड इन लाइन 5 ऑन पेज नंबर 10। तो यहां पर ए में इन और ऑन लिखा जाएगा। बी में बर्ड्स डाई ऑफ हंगर इन द विंटर या ड्यूरिंग द विंटर। फिर सी है ममता प्रेफर्स कॉफी ओवर टी। महात्मा गांधी वॉज born एट पोरबंदर इन गुजरात। छवि swam across the river. We have become dash certain respects like animals. We have become in certain respects less like animals. मैं आशा करती हूँ कि ये चैप्टर आपको अब अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। इस चैप्टर में जो मेन चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए वो किस किस आइडियाज़ के बारे में डिस्कस किया है ऑथर ने, ठीक है? लेखक किन तरह के आइडियाज़ को ह्यूमन बीइंग के प्रोग्रेस के लिए इम्पॉर्टेंट मानते हैं, उन सारे आइडियाज़ को और उनके एग्जाम्पल्स के साथ में आपको याद रखना चाहिए, तो आप इस चैप्टर से रिलेटेड किसी भी तरह के क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व कर पाओगे। इसके आगे भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हो, तो कमेंट करके आप वो सारे क्वेश्चंस मुझे पूछ सकते हो। ऐसे सारे चैप्टर्स को पढ़ने के लिए और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।